हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जाम फैक्ट तैयारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी मस्ती ज़बरदस्त और शानदार होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी 2025 की और यह हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्तों 26वां है। यदि आप सभी ने अभी तक पिछले प्रैक्टिस सेटों को कवर नहीं किया है तो सबसे पहले आप सभी पिछले प्रैक्टिस सेटों को कवर कर लीजिए, क्योंकि आपको आगामी आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा में उन सभी प्रैक्टिस सेटों से प्रश्न देखने को मिलेंगे। और आज की क्लास है हमारी तरंग और इसके न्यूमेरिकल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम कवर करेंगे। और यहाँ पर हम लोग दोस्तों लगातार फिजिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को कवर कर रहे हैं विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, और यही वो एक्स्ट्रा फैक्ट क्वेश्चन होंगे जो आपको आगामी आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेंगे। और काफ़ी प्रश्न तो ऐसे होते हैं जो रिपीट भी होते रहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। और यदि अभी तक आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। लाइक कमेंट शेयर भी जरूर करें दोस्तों। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं चैप्टर का नाम तरंग यानी वेव, और ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। अनुदैर्घ्य तरंगों में कण संचरण की दिशा में खाली स्थान कंपन करते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर दोस्तों, समानांतर। एक्स्ट्रा फैक्ट में जानते हैं अनुदैर्घ्य तरंगों में कण संचरण की दिशा में समानांतर कंपन करते हैं। इन तरंगों के माध्यम के अलग अलग कण विक्षोभ के संचरण की दिशा के समानांतर दिशा में चलते हैं। कण एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाते हैं, बल्कि वे स्थिति के संदर्भ में आगे पीछे गति करते हैं, जैसे ध्वनि तरंगें। ध्यान रखेंगे। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। विरलीकरण होता है जहां हवा का दाब होता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। विरलीकरण के बारे में हम लोग जानते हैं दोस्तों, जहां हवा का दाब निम्न होता है, इसको ध्यान रखेंगे। कैसा होता है? निम्न दोस्तों, ठीक। वहाँ पर विरलीकरण, तथा जहाँ पर हवा का दाब उच्च, इसको भी ध्यान रखना, वहाँ पर सघनता होता है। दाब निम्न होगा तो विरलीकरण हो जाएगा और दाब उच्च होगा तो सघनता हो जाएगी। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहाँ वायु दाब कैसा हो। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उच्च हो। अभी तो अपन ने एक्स्ट्रा फैक्ट में कवर किया है। तो संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायु दाब उच्च हो। ध्यान रखेंगे, सघनता या संपीड़न एक ही बात हो जाएगी। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिया गया चित्र पराश्रव्य तरंगों के कार्य को दर्शाता है। इस तकनीक को क्या कहते हैं, इसको अपन को बताना है। तो यहाँ पर एक अपना चित्र मिलेगा, ये अपना स्ट्रक्चर है ना। और इसका प्रश्न क्या आंसर क्या होगा, तो आइए जानते हैं। तो इसको दोस्तों अपन लोग बोलते हैं, क्या दिया गया है एक्स्ट्रा फैक्ट में, ऑप्शन नंबर सी, अल्ट्रासोनिग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी इसको बोलेंगे। इस आकृति को, चित्र को ध्यान रखेंगे सभी लोग। एक्स्ट्रा फैक्ट में हम लोग जानते हैं दोस्तों, ठीक, अल्ट्रासोनोग्राफी या फिर सोनोग्राफी, ये दो नाम याद रखना, ठीक। चिकित्सीय निदान का एक महत्वपूर्ण साधन है। यह पराश्रव्य तरंग पर आधारित एक चित्रांकन तकनीक है। चिकित्सा के क्षेत्र में इसके कई उपयोग हैं। इससे गर्भावस्था में गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। ध्यान रखेंगे अल्ट्रासोनोग्राफी में, ठीक। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कण विक्षोभ के प्रसार की दिशा के लंबवत ऊपर और नीचे दोलन करते हैं। यहाँ किस प्रकार की तरंगों पर चर्चा की गई है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुप्रस्थ। ध्यान रखेंगे, अनुप्रस्थ तरंगें। एक्स्ट्रा फैक्ट में जानते हैं, यदि माध्यम के घटक कण तरंग की गति की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं तो ऐसी तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। ध्यान रखेंगे, लंबवत से लंबवत अनुप्रस्थ, लंबवत अनुप्रस्थ। जैसे जल की सतह पर उत्पन्न तरंगें तथा रस्सी के एक सिरे को झटका देने पर उस रस्सी में उत्पन्न तरंगें। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। कंपन कर रही वस्तु का समय अंतराल 0.04 सेकंड है, तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी। सबसे पहले इसका हमको फॉर्मूला आना चाहिए। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देखिए, आवर्त काल
का मान हमारे पास टी का मान दिया गया है, आवृत्ति एन का मान हमको निकालना है। तो यहाँ पर आवृत्ति बराबर 1/आवर्तकाल फॉर्मूला हमारा होता है। ठीक, जब 1/0.04 हम इसको लिखेंगे तो यहाँ से दशमलव हटेगा तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 100/4 यानी 25 हर्ट्ज ये हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। ध्यान रखेंगे फॉर्मूला एक ही है, एन बराबर 1/टी, इसको याद रखना, यानी आवृत्ति बराबर 1/आवर्तकाल, ये दोनों आपस के विपरीत होते हैं। किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें कैसी होती हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं। ध्यान रखेंगे। एक्स्ट्रा फैक्ट में जानते हैं, किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं तथा समुद्र की सतह पर बनने वाली लहरें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। अनुदैर्घ्य तरंगें वे तरंगें हैं जिनमें माध्यम के कणों का कंपन तरंग संचरण की गति की दिशा में ही होता है। वायु में ध्वनि तरंगें भी अनुदैर्घ्य तरंगें हैं। इस प्रकार भूकंप और विस्फोट के कारण उत्पन्न तरंगें भी अनुदैर्घ्य तरंगें हो जाएंगी। अब ध्यान रखना, यहीं पर दो है, समुद्र के तल पर तो अनुदैर्घ्य और समुद्र की सतह पर तो अनुप्रस्थ, देख लीजिए। और ये सभी भूकंप याद रखेंगे आप, सभी विस्फोट याद रखेंगे, अनुदैर्घ्य तरंगें बनती हैं। ध्वनि तरंगें भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। गति की दशा में भी याद रखेंगे। जितने भी यहाँ पर अपन लोग हाईलाइट गोले के रूप में करते हैं वो सभी प्रश्न अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुप्रस्थ तरंग नहीं है वो बताना है। ठीक, अनुप्रस्थ तरंग नहीं है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा, ध्वनि तरंग अनुप्रस्थ तरंग नहीं है। बाकी प्रकाश तरंग है, रेडियो तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। एक्स्ट्रा फैक्ट में जानते हैं, ध्वनि तरंग अनुप्रस्थ तरंग नहीं बल्कि अनुदैर्घ्य तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग उस तरंग को कहते हैं जिसके कणों के दोलन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। उदाहरण के लिए विद्युत चुंबकीय तरंगें, ठीक, प्रकाश तरंगें, रेडियो तरंगें, ये सभी अनुप्रस्थ तरंगें हो जाती हैं। ध्यान रखेंगे, कन्फ्यूजन नहीं होना इनमें। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किन तरंगों में संपीड़न और विरलन प्रतिक्रिया शामिल है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुदैर्घ्य तरंग में संपीड़न और विरलन की प्रक्रिया जारी है। ध्यान रखेंगे। एक्स्ट्रा फैक्ट में जानते हैं, अनुदैर्घ्य तरंगें वे तरंगें हैं जिनमें माध्यम के कणों का कंपन तरंग संचरण की अथवा गति की दिशा में ही होता है। यांत्रिक अनुदैर्घ्य तरंगों को संपीड़न तरंगें भी कहते हैं क्योंकि इन तरंगों के संचरण के कारण माध्यम के अंदर संपीड़न और बेलन का निर्माण होता है। ठीक है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तरंग का वेग भी आवृत्ति एफ और अनुभूत तरंग दैर्घ्य लैम्डा है, इसका फॉर्मूला क्या बनता है? तो यहाँ पर देखिए, एक्स्ट्रा फैक्ट में इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ध्यान रखेंगे। फिर एक्स्ट्रा फैक्ट समझते हैं। यहाँ पर समझते हैं, तरंग द्वारा आगे बढ़ने की दर को तरंग चाल या तरंग का वेग कहते हैं, इसे भी से प्लस कहते हैं। यदि एक तरंग का वेग भी आवृत्ति एफ और तरंग दैर्घ्य लैम्डा है तो v बराबर एफ इंटू लैम्डा हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। माध्यम के किसी भी कण के एक पूरे चक्कर या कंपन के समय में तरंग जितनी दूरी तय करता है उसे तरंग दैर्घ्य कहते हैं, इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान रखेंगे। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आवृत्ति और काल अवधि में क्या संबंध होता है? तो अभी तो अपन ने कवर किया है भाई कि n बराबर 1/t है ना, n बराबर 1/t होगा तो t बराबर 1/n हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट में जानते हैं, कंपन करने वाली वस्तु एक सेकंड में जितना कंपन करती है उसे आवृत्ति कहते हैं, इसका ऐसा ही मात्रक हर्ट्ज जो होता है। और यदि आवृत्ति को म्यू से कहते हैं, यहाँ पर देखिए, तथा आवर्तकाल या काल अवधि को टी से करें तो म्यू बराबर 1/t होता है। वहाँ पर आवृत्ति को n से प्लस किया था तो n बराबर 1/t होता है। ध्यान रखेंगे इसको भी। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक माध्यम में एक ध्वनि की तरंग दैर्घ्य कितनी है जिसकी आवृत्ति 840 हर्ट्ज और गति 380 मीटर प्रति सेकंड है? तो v बराबर n लैम्डा होता है भाई, तो इसमें मान रख देंगे, है ना। यहाँ पर देखिए किसका मान है, गति का मान भी, वेग का मान है 380, ठीक, और n का मान आवृत्ति का मान है 840, निकालना क्या है
तरंग दैर्घ्य लैम्डा का मान, यहाँ पर इन्होंने शॉर्ट में लिख भी दिया है। तो इसका राइट आंसर भाग देंगे तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा करेक्ट आंसर 0.45। और यहाँ पर एन बराबर आवृत्ति, लैम्डा बराबर तरंग दैर्घ्य और भी बराबर गति होता है, भी बराबर एन लैम्डा और एन बराबर 1/t। इन दोनों फॉर्मूला को याद रखेंगे, ठीक, क्योंकि यहाँ पर एन की जगह पे हो सकता है यहाँ पर बटे में टी भी आ जाए, आवश्यकता पड़ेगी तो। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तरंग लंबाई आमतौर पर ग्रीक लेटर किस में दर्शाया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लैम्डा में दर्शाया जाता है, याद रखेंगे, ठीक। यहाँ पर देखिए तरंग लंबाई को ग्रीक लेटर लैम्डा से दर्शाया जाता है। माध्यम के आधार पर तरंग दो प्रकार की होती हैं, यांत्रिक तरंगें और विद्युत चुंबकीय तरंगें। यांत्रिक तरंग में हम जानते हैं, तो यहाँ पर आप सभी देख लीजिए, ये रही यांत्रिक तरंगें। यांत्रिक तरंगों के संचरण के लिए एक माध्यम ठोस, द्रव, गैस की आवश्यकता होती है और विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए इनके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसको याद रखेंगे। निर्वात में भी संचारित हो सकती हैं। सभी विद्युत चुंबकीय तरंगें फोटोन की बनी होती हैं, इसको भी याद रखना। किसकी बनी होती हैं? फोटोन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट में कर लेते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। एक्स्ट्रा यहाँ पर देखिए, ध्वनि तरंगें अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं और प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। अब इनको आप याद कैसे रखेंगे? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्वनि में आधा धा, तो अनुदैर्घ्य में भी आधा धा, प्रकाश में प्रा, तो अनुप्रस्थ में भी प्रा। तो दोस्तों इस सीक्वेंस से आप लोग कभी भी इनमें कन्फ्यूजन होने वाले नहीं हैं। आशा करेंगे कि आपको ये दोनों क्वेश्चन यहीं पर समझ में और अच्छे तरीके से याद भी हो गए होंगे, ठीक। चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है, इसके संचारण के लिए माध्यम की जरूरत होती है ध्वनि के लिए, ठीक है। ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा में ध्वनि का संचरण संभव है, जबकि निर्वात में ध्वनि का संचरण संभव नहीं होता है। गैस और प्लाज्मा में ध्वनि केवल अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में चलती है, जबकि ठोस और द्रव में यह अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों तरंगों के रूप में चलती है, इसको भी याद रखना। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है और यह एक सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश तरंग एक अनुप्रस्थ तरंग है, ध्यान रखेंगे, प्रा से प्रा कर लेंगे। इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। निर्वात में प्रकाश की गति करता है तथा निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि और प्रकाश के तरंगों के बारे में सही है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग है, रिपीट हो गया, और प्रकाश तरंग जो है वो अनुप्रस्थ तरंग है, ध्यान रखेंगे। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। खाली स्थान एक मात्रा है जो एक तरंग की प्रकृति का वर्णन नहीं करती है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर ऊंचाई होगी, देखते हैं बाकी एक्स्ट्रा फैक्ट में आंसर क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी तरंग का गुण उसके कुछ विशिष्ट मानकों के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, यथा वेग पर होगा, वो तरंग दैर्घ्य पर होगा, आवृत्ति पर होगा, आयाम पर होगा। ये चारों चीज़ें मतलब इन पर निर्भर होती है तरंग दोस्तों। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्वनि तरंग 339 मीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करती है। यदि इसका तरंग दैर्घ्य 1.5 है तो इसकी आवृत्ति क्या होगी? तो भाई साहब देखिए, भी का मान है, भी बराबर पहले तो लिखते हैं हम फॉर्मूला एन लैम्डा, ठीक, इस तरीके से, ठीक है। भी का मान 339 है भाई साहब, कितना है? 339। तरंग दैर्घ्य का मान, एन का मान हमको निकालना है और 1.5 ए हो जाता है, तो इसको हम भाग करेंगे, ठीक है। और जब बस इसका देख लीजिए यहाँ पर 339/1.5 हो जाएगा, है ना, हो जाएगा ना। ध्वनि का तरंग दैर्घ्य, इसको क्या निकालना है? गति, आवृत्ति 15/100, कोई दिक्कत नहीं, वही चीज़ है। अरे अलग हो गया भाई, ओ भाई साहब यहाँ पर क्या इन्होंने अलग कर दिया है अपन को, 301.5 सेंटीमीटर। अच्छा, इसको मीटर में बदलना है भाई साहब। हाँ ये चीज़ है। यहाँ पर देखिए ध्यान से, बहुत समझने वाली बात है भाई।
फॉर्मूला भी आता है, लेकिन कभी कभी अगर अपन लोग सवाल को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो फॉर्मूला आने के बावजूद दोस्तों सवाल का नंबर नहीं मिलता है। वो यही कमी है कि सवाल को अपन लोग अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। यहाँ पर मात्रा मीटर प्रति सेकंड में है, यहाँ पर है सेंटीमीटर में, तो 1/100 से पहले तो हम भाग करेंगे। अब ये हमारा मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब इसको लगाएंगे अपन लोग इस वाले फॉर्मूला में, ठीक है। बस इसको हल कर देना है और अपना आंसर आ जाएगा आसानी से, जो कि आएगा 22,600 हर्ट्ज, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से सवाल को समझना है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी तरंग की आवृत्ति दोगुनी हो जाती है तो उसकी तरंग दैर्घ्य कितनी होगी? भाई एन का मान दोगुना कर दो, है ना। चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट में जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, यानी मूल का आधा होगा, आधा हो जाएगा तरंग दैर्घ्य। चलिए समझते हैं। माध्यम में किसी भी कण के एक पूरे चक्कर या कंपन के समय में तरंग या विक्षोभ जितनी दूरी तय करती है उसी तरंग दैर्घ्य कहते हैं। इसे लैम्डा से प्लस कहते हैं। यदि तरंग की आवृत्ति दुगनी, यानी यदि अपन लोग v बराबर एन लैम्डा तो होता ही है, और यहाँ पर आवृत्ति को अपन को आवृत्ति ए है, आवृत्ति को दुगना कर देना है, ठीक है, तो उसकी तरंग दैर्घ्य क्या होगी? तो पहले तो इसका हम संबंध निकालेंगे, तो v/n बराबर यहाँ पर हमको लैम्डा मिल जाएगा, क्योंकि इसका और इसका संबंध निकालना है। अब ध्यान देना, है ना, यहाँ पर अपन लोग किसको दोगुना करना है? इसको। तो v/2n बराबर लैम्डा, उल्टा होगा तो फिर, है ना, अगर ये दुगनी होगी तो तरंग दैर्घ्य आधी होगी, ठीक। v बराबर लैम्डा बराबर v/f, जहाँ लैम्डा तरंग दैर्घ्य, v वेग और f आवृत्ति है। इसको निकालने का तरीका अपन ने पिछले सवालों में कवर किया हुआ है, पिछली क्लासों में। तो आप सभी लगातार यदि तैयारी करते रहते हैं तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। यदि दो क्रमिक शीर्षों के बीच की दूरी l तो उनकी तरंग दैर्घ्य को व्यक्त किया जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एल द्वारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट में जानते हैं, किसी तरंग के दो क्रमिक शीर्षों या दो क्रमिक गर्तों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं, जिसे लैम्डा से निरूपित करते हैं दोस्तों। क्योंकि दो क्रमिक शीर्ष के बीच की दूरी एल है, अतः तरंग दैर्घ्य को एल द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि किससे बढ़ती है? तो एक्स्ट्रा फैक्ट में इस प्रश्न का हम लोग आंसर समझते हैं, और राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसी माध्यम में माध्यमान स्थिति के किसी एक ओर अधिकतम विस्थापन के परिमाण को तरंग का आयाम कहते हैं। रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि आयाम बढ़ने से बढ़ती है, ध्यान रखेंगे इसको, आयाम बढ़ने से बढ़ती है। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी माध्यम में एक कण 2.5 सेकंड में 40 कंपन पूर्ण करता है तो इसकी आवृत्ति क्या होगी? तो n बराबर 1/t होता है दोस्तों, है ना, और सीधा इसका हम इसमें भाग दे देंगे ठीक। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे 40/2.5 बराबर 16 हर्ट्ज आ जाएगा। अब ये कैसे आया? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अपना है 40 कंपन बराबर क्या दिया गया है? 40 कंपन बराबर है 2.5 सेकंड, ठीक। 40 कंपन और 2.5 सेकंड में पूरा करता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे इसको। एक कंपन कितने सेकंड में पूरा करेगा? तो एक कंपन करेगा 2.5/40 में। कितने में करेगा? 2.5/40 में। अब इसको हम लोग इसमें रख देंगे, ठीक। एक आवर्तकाल जो पूरा करेगा वो 2.5/40 में करेगा। आवृत्ति का हमको मान चाहिए, और 1/t का मान हमारे पास ये आया है, ठीक, 2.5/40। तो इसका जब हम 1/2.5/40 करेंगे तो ये 40 हमारा ऊपर पहुंच जाएगा, और इसका सीधा हम लोग भाग लगा देंगे। सीधा आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा 16 हर्ट्ज आंसर आ जाएगा। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तरंग चाल, आयाम, तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति सभी को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, तरंग की विशेषताएं हैं ये सभी। तो भाई एक्स्ट्रा फैक्ट में जानते हैं, किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ एक समान चाल से आगे बढ़ना तरंग गति कहलाता है। अनुप्रस्थ तरंगों के दो श्रृंगों अथवा गर्तों के बीच की दूरी तथा अनुदैर्घ्य तरंगों में दो क्रमागत संपीड़न या बेलन के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित कहते हैं। इसका मात्रक मीटर होता है।
किसी माध्यम में कंपन करता हुआ कोई कण 1 सेकंड में जितना कंपन करता है उसे हम लोग आवृत्ति कहते हैं, इसको भी ध्यान रखना। तो आवृत्ति बराबर n बराबर 1/आवर्तकाल और तथा तरंग की चाल भी बराबर n लैम्डा यानी आवृत्ति इंटू तरंग दैर्घ्य, दोनों फॉर्मूला अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखेंगे। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तरंग का आयाम कैसा होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, माध्यम के कणों द्वारा मध्य स्थान के किसी भी तरफ तय की गई अधिकतम दूरी को तरंग का आयाम कहते हैं, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर देखते हैं, माध्यम के कणों द्वारा मध्य स्थान के किसी भी तरफ ऊपर या नीचे अर्थात रंग या फिर गर्त में तय की गई अधिकतम दूरी तरंग का आयाम होती है। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम टू सेम रिपीट प्रश्न है। एक स्रोत तरंग से 0.3 सेकंड में 40 शिखर और 40 गर्त बनते हैं, तरंग की आवृत्ति क्या होगी भाई, है ना। तो देखिए, पहले तो किसी कण द्वारा 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या आवृत्ति कहलाती है, इसको ध्यान रखना। वही चीज है कि 40 गर्त या 40 शिखर बराबर 0.3 दिया गया है, तो हमको पहले 1 का निकालना है। किसका निकालेंगे? 1 का, और फिर उसके बाद इस फॉर्मूला में रख देंगे तो सीधा आंसर अपना निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आप सभी को समझा भी दिया है। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आवृत्ति किस में प्रकट की जाती है और दर्शाता है घटना प्रति सेकंड दोहराई जाती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है, हाइड्रोज, है ना। बाकी देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट में क्या दिया गया है। कंपन करने वाली वस्तु 1 सेकंड में जितने कंपन या चक्कर पूरे करती है उसको आवृत्ति कहते हैं, इसे n से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात आवृत्ति n बराबर 1/t या फिर इसका एक और होता है ω/2π, इसका फॉर्मूला होता है। आवृत्ति का मात्रक याद रखें, कंपन प्रति सेकंड या फिर हर्ट्ज भी हो जाता है। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि के संचरण के दौरान माध्यम के कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो राइट आंसर है संपीड़न। अभी तक अपन ने ये प्रश्न कवर किया हुआ है, संपीड़न और विरलन वाला, ध्यान रखेंगे। एक्स्ट्रा फैक्ट में जानते हैं, ध्वनि के संचरण के दौरान माध्यम के कणों में उच्च घनत्व का क्षेत्र संपीड़न कहलाता है। जब एक कंपन करती वस्तु जो किसी माध्यम में ध्वनि उत्पन्न करती है तो उससे ध्वनि उत्पन्न जब माध्यम में आगे की ओर गति करती है तो एक उच्च दाब का क्षेत्र माध्यम में उत्पन्न होता है। यह उच्च दाब का क्षेत्र संपीड़न कहलाता है। संपीड़न और बेलन की श्रेणी माध्यम में आगे बढ़ती हुई ध्वनि को हमारे कानों तक संचरित करती है, ध्यान रखेंगे। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सुरंग और इसके क्रमागत गर्त के मध्य दूरी L है तो तरंग दैर्घ्य क्या होगी? तो भाई L है ना, मध्य की दूरी L है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, 2L हो जाएगी, ध्यान रखेंगे। एक्स्ट्रा फैक्ट में जानते हैं, किसी माध्यम के किसी भी कण के एक कंपन पूरा करने में कंपन के समय तरंग जितनी दूरी तय करती है उसे तरंग दैर्घ्य कहते हैं, इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। अनुप्रस्थ तरंग में 2 पास पास वाले सुरंगों अर्थात गर्तों के बीच की दूरी तरंग दैर्घ्य कहलाती है। एक सुरंग और उसके क्रमागत गर्त के बीच की दूरी तरंग दैर्घ्य की आधी होती है, अर्थात λ/2 होती है। तो यहाँ पर देखिए λ/2 हो जाएगी हमारी, ध्यान रखना, बराबर L, तो λ बराबर 2L हमारा सीधा फॉर्मूला हो जाएगा। ये आपका सुरंग और गर्त के लिए स्ट्रक्चर बना दिया गया है। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस ध्वनि तरंग में तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक लंबी होगी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 100 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली तरंग सर्वाधिक लंबी होगी, ध्यान रखेंगे। v बराबर n लैम्डा से, जहां n आवृत्ति, लैम्डा तरंग दैर्घ्य और v तरंग की गति होती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए, जितनी कम आवृत्ति उतना ज़्यादा तरंग दैर्घ्य होता है, ध्यान रखेंगे। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट और है, तो यहाँ पर लैम्डा बराबर v/n अर्थात लैम्डा प्रोपोर्शनल 1/n हो जाएगा, अर्थात जिस ध्वनि तरंग की आवृत्ति कम होगी उसकी तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होगी। इस प्रकार यहाँ 100 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली ध्वनि की तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होगी दोस्तों।
ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से वही क्वेश्चन है भाई, 20/0.4 रख देना सीधा, यदि अपन ने समझ में आ गया है तो। स्रोत द्वारा 0.4 सेकंड में उत्पन्न की गई तरंग या शीर्ष गर्तों की संख्या कंपन बराबर 20 है, अर्थात तरंग की गति n बराबर कंपन प्रति सेकंड होता है। ठीक, तो यहाँ पर वही है 20/0.4 यानी 50 हर्ट्ज आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कितने सवाल सेम टू सेम कवर कर लिए हैं। ये आ गया फिर से क्वेश्चन सेम टू सेम। 50 हर्ट्ज आवृत्ति का स्रोत 0.4 तरंग दैर्घ्य की तरंगें उत्सर्जित करता है। तरंग को 600 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो सबसे पहले तो समय बराबर दूरी बटे चाल हो जाएगी, समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक, दूरी हमारे पास है, हमको चाल का मान निकालना है, तो हम समय बराबर आसानी से निकाल लेंगे। चाल और वेग आप सभी को पता है कि दोनों एक समान हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट में है ना, किसी तरंग की तरंग दैर्घ्य लैम्डा, तरंग का वेग v और तरंग की आवृत्ति n होती है। इनमें संबंध ये होता है कि v बराबर n लैम्डा, जहाँ पर n का मान 500 हर्ट्ज है और लैम्डा का मान 0.4 मीटर है। ठीक, तो इसको हम लोग जब हल करेंगे तो वेग का मान हमारा 200 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा, उसी को हम लोग चाल बोलते हैं। डी का मान हमारे पास उपलब्ध है, तो बस 200 बटे मतलब 600 बटे 200 आ जाएगा, तो आंसर 3 सेकंड हमारा मिल जाएगा। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तरंग के गर्त की गहराई को इसका क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसको हम लोग आयाम बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी माध्यम में घनत्व के एक दोलन को पूरा करने में लगने वाला समय को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट में आंसर क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी, किसी माध्यम के कणों द्वारा एक दोलन को पूरा करने में लगने वाले समय को तरंग का समय काल या फिर आवर्त काल कहते हैं, ध्यान रखेंगे। तरंगों के द्वारा ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। तरंग जितनी दूरी के बाद अपने आप को पुनरावृत्ति करती है, उस दूरी को तरंग की तरंग दैर्घ्य कहते हैं। v बराबर n लैम्डा फॉर्मूला होता है, जहाँ पर v तरंग का वेग और लैम्डा तरंग दैर्घ्य होगी और n तरंग की आवृत्ति हो जाती है, ध्यान रखेंगे। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, फिर से वही है, 500 मीटर प्रति सेकंड की चाल से यात्रा करने वाली तरंग की आवृत्ति 20 हर्ट्ज है, समय अंतराल निकालना है, तो इसको तो उपयोगी नहीं है 500 का, 1/20 सीधा आंसर आएगा 0.05, हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पराबैंगनी विकिरण होती हैं दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप सभी। तो यहाँ पर देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट में, पराबैंगनी किरणों की खोज सबसे पहले तो रिटर J.W. रिटर नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसकी आवृत्ति 8 × 10⁻14 से लेकर और 3 × 10⁻16 हर्ट्ज तक होती है। ये किरणें सूर्य तथा अनियमित आयनित गैसों द्वारा उत्पन्न होती हैं। मानव शरीर पर इसका हानिकारक प्रभाव होता है, इससे त्वचा में जलन पैदा होती है तथा त्वचा कैंसर होने का भी खतरा बना रहता है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आज की यह क्लास आप सभी को कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर बताइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ध्वनि के साथ। ठीक, जय हिंद जय भारत दोस्तों।